सबसे फास्टेस्ट वे क्या है पैसा ट्रैक करने का? उसको रोज़ एक अटैक आ ही जाता था ऑलमोस्ट, पहले 15-20 मिनट का। आज 7 से 10 दिन हो गए, नॉट इवन ए सिंगल अटैक। एक लेडी को अस्थमा था बचपन से, और बचपन से दवाइयाँ लेती थी। 20 दिन के अंदर हर अस्थमा इज़ गॉन, एंड बचपन से ली हुई दवाइयाँ, शी इज़ 50 एंड बचपन से ली हुई दवाइयाँ इज़ गॉन। एक माइंडसेट शिफ्ट जो हर बिजनेस को 0 से करोड़ तक लेके जा सकता है। Hey everyone, welcome to the सौरभ वर्मा शो। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या एंटरप्रेन्योर हो, ओके, या फिर आपको एक NLP और मैनिफेस्टेशन कोच बनना है, दिस इज गोना बी द बेस्ट पॉडकास्ट जो आपने अभी तक देखा होगा, क्योंकि हमने इनवाइट करा है कोच BSR जी को, एंड ही इज वन ऑफ द लीडिंग ट्रेनर इन NLP एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आप तब भी मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए, बिकॉज दिस इज गोना बी द बेस्ट फॉर यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू द सौरभ वर्मा शो। आज हमने इनवाइट करा है मिस्टर कोच BSR जी को। ही इज़ मनी मैनिफेस्टेशन एंड बिजनेस कोच। कैसे रही आपकी जर्नी? सौरभ भाई, मज़ा आया आपसे मिलके, एंड माय जर्नी इज़ गोइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। कैसे हैं आप? ऑसम, मैं बहुत बढ़िया। एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। ऑसम। ठीक है, तो आप ऑडियंस को बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी इनटू मैनिफेस्टेशन NLP? आई थिंक मैं तो IT कंपनीज़ में था, और पुणे में जब था तो सोचा कि सैटरडे संडे कैसे अपना यूटिलाइज़ करें। तो आई वाज सर्चिंग कि कुछ मैं लैंग्वेजेस वगैरह सीख लूँ, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। तो एक इंस्टीट्यूट में गया तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज का लिखा हुआ था कि दे विल टीच जर्मन लैंग्वेज। जब मैंने वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा जर्मन लैंग्वेज का तो अभी कोई बैच नहीं है, लेकिन वो काउंसलर थी, वो बड़ी स्मार्ट सी थी, उसने एक डेमो दे दिया मुझे मेमोरी एनहांसमेंट का। उसने 50-60 आइटम्स ऐसे लिखे, और बिना ज़्यादा दिमाग लगाए 1 से 60, 60 से 1 याद कर लिए उसने। एंड अगर मैं उससे कोई नंबर दूँ उसे 35, तो वो तुरंत बता दे 35 पे क्या है। और उसे मैं अगर कोई आइटम बोलूँ कि यार ये लाइट कौन से नंबर पे है, तो वो तुरंत नंबर बता देती। मेरे लिए ये बड़ा फैसिनेटिंग था। फर्स्ट टाइम इन लाइफ मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी शार्प मेमोरी भी किसी की हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा ये कैसे होता है, तो उन्होंने कहा मेमोरी एनहांसमेंट का एक प्रोग्राम होता है, वो आप कर लीजिए। मैं मेमोरी एनहांसमेंट का वो प्रोग्राम जिस स्पीकर से वो था, 7,500 उन्होंने मांगे 3 दिन के। एंड आई वाज लाइक 7,500 तो बहुत ज़्यादा होता है, कैसे मैं दूंगा। 11,000 मेरी सैलरी होती थी। बट एक डिसीजन लिया कि लेते हैं। घर वालों से पूछा, घर वालों ने मना किया कि नहीं नहीं, ये कोई तुझे लूट रहा होगा, कोई तुझे डरा रहा होगा, है ना। आज 2007 में 11,000, 7,500 की ट्रेनिंग, आज तो 70,000 भी कोई मांगता है किसी से तो एक बार को आदमी सोच लेता है करने की। उस समय ट्रेनिंग वॉज नॉट देयर, मतलब था ही नहीं, बहुत ही रेयरली कोई बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही चलता था। तो हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। बट मैंने वो डिसीजन लिया 7,500 देने का। आई डोंट नो कैसे मैं ले पाया वो डिसीजन, बट अंदर से एक थॉट आया कि अगर ये चीज़ मैंने सीख ली और मैंने अपने भाई बहन को भी सिखा दी, तो हमारे घर परिवार में एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा आया। मेरा हमेशा से एक थॉट रहा है कि बड़ी पिक्चर देखना है, फ्यूचर की पिक्चर देखनी है। प्रेजेंट तो हमेशा सबके लिए डिफिकल्ट रहता है सौरभ भाई। प्रेजेंट में हर कोई लोन में है, हर किसी के पास पैसों की प्रॉब्लम है, हर किसी के पास चैलेंजेस हैं। तो मेरे पास भी उस समय चैलेंजेस थे, पता नहीं, लेकिन डिसीजन लेते समय एक थॉट आया कि हाँ, लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूचर। और जब फ्यूचर का देखा, बहुत दूर का देखा, बहुत दूर का सोचा, वो डिसीजन ले लिया। एंड वो ट्रेनर काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। ही वॉज टीचिंग विद लॉट ऑफ एनर्जी, और जो मेरे को उन्होंने सिखाया 3 दिन के अंदर, तो मेरे अंदर आ गया वो। मैंने भी दिन रात प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरे लिए 7,500 बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैं यहाँ पे लोगों को कहता हूँ कि जहाँ पे आपका पैसा लग जाता है, या जहाँ पे ऐसी चीज़ लग जाती है जहाँ खोने का डर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, एंड 3-4 दिन के अंदर तो मैं भी वो चीज़ करने लग गया। तो मेरा ट्रेनिंग में फेथ आया, मेरे को एक बिलीफ आ गया, कोई भी कमज़ोर नहीं होता और कोई भी ताकतवर नहीं होता इस दुनिया में। हर आदमी या तो ट्रेंड है या अनट्रेंड है। कोई आदमी 100 लोगों से लड़ लेता है, कमांडो होता है, 1000 लोगों से भी लड़ लेगा शायद, लेकिन जो अनट्रेंड है वो एक आदमी से भी नहीं लड़ सकता। ये तो है। सो आई थिंक ट्रेनिंग की पावर मेरे को समझ में आई, एंड देन मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा। अगेन 1.5 महीने में आई वॉज रियली गुड स्पीकर एट
मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। फिर मैंने NLP सीखा, फिर मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा। हर चीज़ एक के बाद एक सीखता गया और हर चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जितनी भी चीज़ें मार्केट में चल रही है, जितने भी टैलेंटेड लोग हमें मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, उस कला को आप सीखना शुरू कर दो। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम 3 से 6 महीने में आप उसी लेवल पे आ जाओगे। तो जितने भी लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं, पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में आपको पैसा चाहिए ना, तो ऐसे इंसान को पकड़ो जो पैसा बहुत कमा रहा है, वो जो कर रहा है उससे सीख लो और 3 से 6 महीने प्रैक्टिस करो। आई एम श्योर 3 से 6 महीने के बाद आपकी शुरुआत, हो सकता है उसकी शुरुआत करोड़ों पे हो चुकी है अभी, लेकिन उसकी भी शुरुआत जो थी ना, आपको लगता है कि वो अभी करोड़ों पे पहुंच चुका है, लेकिन उसकी भी शुरुआत आप जैसी ही थी, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये से, और यहीं से शुरुआत होते होते आदमी फिर आगे पहुंच जाता है। तो ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढना चाहिए? इंटरनेट पे आज तो हर आदमी, आई वुड से हर चीज़ के कोचेज़ हैं। लोगों को कोचिंग में आजकल ऐसा लगता है कि कोचेज़ ने बिज़नेस बना लिया है, पैसा कमा रहे हैं कोचेज़, बिल्कुल कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी ही जर्नी देखोगे तो आज तक 1 करोड़ लोगों ने मुझे सुना है लाइव आके, उससे भी ज़्यादा ही लोगों ने सुना होगा। यूट्यूब वीडियो वगैरह की बात करें तो करीब 15 करोड़ 20 करोड़ लोगों ने सुना होगा। और इन 15-20 करोड़ लोगों में से, या इन 1 करोड़ लोगों में से जिन्होंने एक्टिवली मेरे वेबिनार अटेंड किए हैं, इनमें से पता नहीं कितने ही लाखों लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ी है, कितनों की बीमारियां छूटी है, कितनों की हेल्थ अच्छी हुई है, कितनों के रिलेशनशिप्स अच्छे हुए हैं। मतलब अगर मैं कहूँ 1% भी रेशो है ना, तो लाख लोगों की ज़िंदगियां पूरी तरह से टर्न अराउंड हुई है। इतने लोगों की ज़िंदगी, और लाख लोगों की ज़िंदगी, अगर लाख लोगों को एक कंपनी कार बेचती है तो कार बेचने वाली कंपनी तो हज़ारों करोड़ पे पहुंच जाती है। हम लोग तो हज़ारों करोड़ तो नहीं पहुंचे कम से कम। एंड मैं इतना ही कहता हूँ कि यार ट्रेनर कितना कमा लेगा? अगर आपका कोई भी कोर्स होता है तो कोई ट्रेनर 50,000 चार्ज करता होगा, कोई कोच 10,000 चार्ज करता होगा, कोई 5 लाख चार्ज करता होगा, लेकिन बदले में जो लोग कमाते हैं, जैसे मेरे ट्रेनर से मुझसे कितना चार्ज किया होगा? आज तक मैंने कुल मिला के जो शुरुआती अर्निंग थी, वो शुरुआती इन्वेस्टमेंट 50,000 1 लाख का ही था। फिर तो बाद में कमाते गए और फिर वो हमें भी लगता गया और महंगी कोचिंग ले लें, अरे ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये तो इन्वेस्टमेंट। लेकिन शुरुआत में कितना, लाख रुपया, 50,000 रुपया, 7,500 मेमोरी का दिया, 7,500 रुपये पब्लिक स्पीकिंग का दिया, 7-8 हज़ार रुपये और किसी चीज़ का दिया होगा, मैनिफेस्टेशन वगैरह का। तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट वॉज वेरी लिटिल, एंड उससे अभी तक 100 करोड़ से ज़्यादा अगर हमने कमाए हैं या और भी ज़्यादा कमाए हैं, तो आई थिंक, और आने वाले अभी तो 50 साल की जर्नी बाकी है। सो हाउ मच मोर? सो आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के बिना रिटर्न्स नहीं है, और सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ब्रेन में होना चाहिए, बिकॉज ब्रेन अल्टीमेट है। ये आपको राष्ट्रपति बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, CEO बना सकता है, बिजनेस टाइकून बना सकता है। इट कैन मेक यू एनीबडी ए सेलिब्रिटी और ए लेजेंड इन एनी फील्ड। तो ब्रेन से बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं और हो ही नहीं सकता। तो ये NLP क्या होता है? आपका ब्रेन में, मैंने कहा आप अच्छे लग रहे हो तो क्या हुआ होगा? ये अच्छे लग रहे हो, ये तो मैंने बोला। स्माइल आपके चेहरे पे क्यों आएगी? अगर मैंने किसी को कहा आप बहुत ही गंदे इंसान हो, तो कहा तो मैंने, उस इंसान ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, जैसे कि वो मुझ पे गाली देने चला, या मुझे गुस्सा करने चला, या मुझे मारने चला है? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घटना बाहर घटी। ओके, आप बाहर कोई भी इवेंट घटता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट का किसी के लिए सदमा हो जाता है कि मैं तो गाड़ी नहीं चलाऊंगा। कोई आदमी, ठीक है यार, रोज़ एक्सीडेंट होता रहता है। कोई आदमी एक्सीडेंट होते ही वहीं रुक के उसको देखने लग जाता है। कोई आदमी एक्सीडेंट होते ही किसी को मारने चला आता है कि जिसकी गलती है उसको मारो भाई। कोई आदमी एक्सीडेंट होते ही जिसको चोट लगी उसको बचाने चला आता है। अब घटना तो एक है, सबके ब्रेन में अलग अलग कम्युनिकेशन हुआ। ये अलग अलग कम्युनिकेशन कैसे हुआ? ये उनकी अंदर एक लैंग्वेज डेवलप हो गई, इतने सालों की थिंकिंग से, इतने साल जो देख रहे हैं वो उससे, इतने साल जो उन्होंने टीवी पे देखा है, घर वालों से सुना है, आसपास के इवेंट्स के बारे में सुना है, तो वो आदमी अपने ब्रेन के अंदर जो क्रिएट कर रहा है ना, दैट इज़ एक्चुअली द इवेंट। इवेंट बाहर जो हुआ वो तो एक घटना है, लेकिन अंदर जो घटना घटी वो अलग है। अंदर की घटना है भागो, अंदर की घटना है मारो, अंदर की घटना है बचाओ, अंदर की घटना है देखो। अंदर जो कम्युनिकेशन हुआ लैंग्वेज का, वो कहलाता है न्यूरॉन्स ने, अंदर जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है, उन्होंने एक दूसरे से किसी तरह का कनेक्शन डेवलप किया। सो ये न्यूरॉन्स किस भाषा में बात कर रहे हैं अंदर, इसको बोलते हैं लैंग्वेज। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक। और ये है प्री प्रोग्राम्ड कि भाई किसी चीज़ को, घटना को देख के कोई आदमी भागने लगा, तो वो भागने क्यों लगा?
क्योंकि उसके पास्ट के ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे पैटर्न्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स पड़े हैं अंदर जो उसे कहते हैं तुरंत भाग जाओ यहाँ से, तो वो भागने लग जाता है। किसी किसी के प्रोग्राम कहते हैं यहाँ पे बस खड़े रह के देखो यार, मज़ा आ रहा है, तमाशा अच्छा है। तो उसके पैटर्न्स ने अलग अलग तरह से काम करना शुरू किया। तो ब्रेन कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, ब्रेन सेल, इसी पैटर्न को एनालिसिस करने की लैंग्वेज को कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 90% लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पैसों के प्रोग्राम्स क्या हैं? पैसा कमाने वाला बुरा है, पैसे वाले के बच्चे बिगड़ जाते हैं, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसा आ तो जाता है लेकिन अपने दूर हो जाते हैं। ये तो मिथ्स है। जब भी कोई इंसान, मैं कल ही सेल्स का प्रोग्राम था मेरा 3 दिन का यहाँ पे, और हर आदमी कहता है सर ये तो इनक्रेडिबल है। तो मैंने कहा करके बताओ। ठीक है सर, लेकिन मैं पैसा नहीं मांग सकता किसी से, मैं पैसा नहीं मांग सकता। मैंने कहा हर अमीर आदमी मांग पाता है, तुम क्यों नहीं मांग पाते? बोले नहीं मैं नहीं मांग पाता। तो तुम्हें अमीर बनना है या एवरेज बने रहना है? अमीर बनना है। तो मांग क्यों नहीं पाते? क्योंकि अंदर से थॉट आता है कि अगर मैंने आपसे पैसा मांगा तो एक प्रोग्राम फायर हुआ है कि पास्ट में उन्होंने किसी से पैसा मांगा और उस आदमी ने उनसे बात करना बंद कर दिया। अरे पैसा मांगने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, अरे पैसा मांगने से लोग दूर चले जाते हैं, अरे पैसों की बात भाइयों में दरार पैदा करवा देती है, पैसे बहुत बुरे होते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे ही आदमी कहता है मुझे अमीर बनना है, उसके अंदर के ये सारे प्रोग्राम फायर होने लग जाते हैं। वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन ये प्रोग्राम उसको पीछे खींचने लग जाते हैं। अब ये उसकी प्रोग्रामिंग है। क्या ये चेंज की जा सकती है? बिल्कुल चेंज की जा सकती है। तो एक लेवल था जब मैं किसी से भी पैसा मांगता था, मुझे ऐसे लगता था यार आई कांट रियली आस्क फॉर मनी। लेकिन जब मैंने समझा कि अमीर बनना है तो पैसे मांगना पड़ेगा, और फिर मैंने ये देखा कि अरे मेरे को किसी ने पूछा अच्छा तू कुछ खरीद के लाया मार्केट से, सूट खरीद के लाया? हाँ। उसने तेरे से पैसे मांगे? यस। तू उससे नाराज़ हुआ? नो। तू सब्जी लेने गया? हाँ। उसने तुझसे पैसे मांगे? हाँ। वो तू उससे नाराज़ हुआ? नहीं। अच्छा, तूने जब पब्लिक स्पीकिंग का इवेंट किया अटेंड, तब उन्होंने तुझसे पैसे मांगे थे और तू मान ले नहीं दे पा रहा है किसी इवेंट के पैसे, तो तू क्या नाराज़ हुआ? नहीं। तूने दिए तो तू नाराज़ हुआ? नहीं। तो उन्होंने तुझसे पैसे मांगे, हज़ारों लोगों ने तुझसे आज तक पैसे मांगे, और हर बार तूने या तो दिए या नहीं दिए, लेकिन तू नाराज़ नहीं हुआ। तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू जब पैसे मांगेगा वो नाराज़ हो जाएंगे? तुझे ऐसा क्यों लगता है तू जब पैसे मांगेगा वो दूर चले जाएंगे? ये बात मेरे दिमाग में फिट बैठ गई एंड समझ में आता है कि पैसे मांगने से कोई नाराज़ नहीं होता। पैसे मांगने का तरीके से लोग नाराज़ हो सकते हैं, वो तरीका सीखा जा सकता है ना। अगर आप, मैं सीधा आपको बोलूँगा सौरभ भाई आप मेरे को 5 लाख रुपए दो, अरे 5 लाख आपको देने पड़ेंगे, मेरा कोर्स करो बहुत ही अच्छा है। आप कहोगे यार मैं क्यों दूँ 5 लाख रुपए, काहे का कोर्स है तुम्हारा, क्यों करूँ, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर वही मैं सौरभ भाई के साथ बैठूं, सौरभ भाई मेरी बातें करें, मेरी बातों से सौरभ भाई को लगे कि हाँ यार कोई तो वैल्यू है जो कि BSR की बात में है, और फिर मैं सौरभ को पूछूं सौरभ कहाँ अटके हुए हो, सौरभ ने कहा यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ चैलेंज है, तो सौरभ भाई इन्हीं प्रॉब्लम से आप कितने दिनों तक और जियोगे? और अगर ये प्रॉब्लम अगर 5 साल रही तो कितना नुकसान हो सकता है? बहुत सारा। अगर ये प्रॉब्लम 5 साल पहले सॉल्व हो गई होती तो कितना फ़ायदा हो सकता था? इतना फ़ायदा। तो क्या इतना फ़ायदा चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। इतना फ़ायदा अगर आप चाहते हो तो क्या आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए? हाँ सीखनी चाहिए। अब बताओ कहाँ से सीखोगे? नहीं पता। मैं सिखा सकता हूँ, 5 लाख लूँगा, 5 लाख दे के 5 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है। तो क्या आपको करना चाहिए? ये सब करना चाहिए। अब ये चीज़ मैं अपने वेबिनार में यूज़ करूँगा। 100% ये करनी है। तो सौरभ भाई को जब मैंने इस तरह से पूछा तो सौरभ भाई कहेंगे हाँ यार 5 लाख देने चाहिए। लेकिन अगर मैं सीधा जाके बोलूँ मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जी, बहुत जानदार है, आप 5 लाख रुपए ले लो, मेरे को दे दो, एंड देन सौरभ भाई कहे यार कहाँ है, इस आदमी से मिलना ही नहीं है। सो प्रोग्राम्स हमारे अंदर हैं और उन प्रोग्राम्स का प्रूफ भी हमारे बाहर होता है कई बार। तो जैसे प्रोग्राम फायर हुआ अंदर कि हाँ भाई पैसे मांगने से लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो आपके पास शायद पास्ट का कोई प्रूफ है। अब आपको क्या करना है? उस प्रोग्राम को चेंज करना है। उस प्रोग्राम को चेंज करके अपने नए प्रोग्राम के हिसाब से बिहेव करना है, और आप देखोगे नए प्रूफ आने लग जाएंगे। तो फिर हम वो मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारे पास आ रहा है। मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन को लोग समझते नहीं है एक्चुअली। लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन मतलब लिखना, मेडिटेट करना, विजुअलाइज करना और ये सब। तो ये डेफिनेटली ये स्टार्ट है। जैसे मान लीजिए ये रूम है और इस रूम में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सॉकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, स्विच लगे हुए होंगे, वायर्स डले हुए हैं अंदर। तो मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक पुटिंग दैट स्विच एंड द वायर। लेकिन दूसरी चीज़ भी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। मेरे पास सौरभ आ गए और मुझे कुछ बेचना नहीं आता, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है आपके लिए, तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा। अब यूनिवर्स कहता है भाई तुझे पैसे चाहिए थे,
मैंने एक पैसे वाला आदमी तेरे सामने बिठा दिया, पैसे वाला आदमी तुझे पैसा दे सकता है लेकिन तूने उसको कुछ बेचा ही नहीं, तेरे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं हो जो उसको अपील कर सके, तो मैं तेरे को पैसा कैसे दिलाऊं? सो मैनिफेस्टेशन आपको सिचुएशन में ले आता है, उस सिचुएशन में आपको एक्ट करना होता है, उस एक्ट के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना होता है। सो मैनिफेस्टेशन इज अ कंबाइंड आई वुड से थॉट प्रोसेस, जहाँ पे कि आपकी स्किल, आपके थॉट प्रोसेस, तो थॉट, स्किल्स, आपका टैलेंट, आपके एक्शंस, ये सारी चीज़ें जब प्रॉपर तरीके से अलाइन हो गई तो आपका मैनिफेस्टेशन काम करने लगता है। अदरवाइज मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क। तो कई लोग कहते हैं सर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो फिर मेहनत की क्या ज़रूरत है? मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो मेहनत की ज़रूरत नहीं है, Actions लेकिन combined नहीं। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन से हो सकता है कुआं आपके सामने आ गया, बाल्टी थोड़ी आएगी अंदर जाके, बाल्टी अपने आप थोड़ी पानी निकाल लेगी मैनिफेस्टेशन से, किसी को तो निकालना पड़ेगा, चाहे आप निकालें चाहे कोई और निकालें। तो लोग यही कहते हैं कि यार मैनिफेस्टेशन का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि कोई दूसरा बाल्टी निकाल के पानी मेरे को दे सकता है, लेकिन उस आदमी के लिए फिर आपको हो सकता है मैं कुएं के पास पहुंच गया, बाल्टी भी पड़ी है, रस्सा भी पड़ा है, और अब मैनिफेस्टेशन के हिसाब से मैं बहुत मेडिटेट करूं तो 10 साल बाद एक आदमी आए और वो बाल्टी से पानी भी निकाल के दे, बट क्या मुझे उस चीज़ के लिए 10 साल रुकना है? बिल्कुल। सो मैनिफेस्टेशन कहता है कि आई लव स्पीड, यूनिवर्स कहता है मुझे स्पीड चाहिए। तुमने कोई थॉट डाला, तुमने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, ऑलराइट, उस थॉट को डाला, तुमने मैनिफेस्ट करना शुरू किया। अब होगा क्या, 10-20 दिन में या 1 महीने में या उससे कम में या उससे ज़्यादा में तुम्हारे सामने कोई या तो वेबिनार या कोई वीडियो या कोई किताब या किसी तरह से कोई व्यक्ति आ जाएगा जो तुम्हें कहेगा यार 1 करोड़ कमाना इस तरह से पॉसिबल है। जब वो आया तो तुम्हें हाथों हाथ उस पर स्पीड से काम करना है। कैसे काम करना है? तुम्हें देखना है कि कैसे 1 करोड़ कमाए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को मैं 3 दिन में चाट लूँ, पढ़ लूँ, समझ लूँ, देख लूँ। आप अगले 3 दिन में वो प्रोसेस चाटोगे, पढ़ोगे, समझोगे एंड देखोगे, और देखने के बाद अगले 3 दिन में अगर आपको लगता है उस पर एक्शन लेना है तो एक्शन लोगे। एंड मैं वादा करता हूँ अगर आपने ये किया तो आपको बहुत जल्द वो 1 करोड़ रुपये महीना जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा मेरे को 1 करोड़ चाहिए, मैनिफेस्ट किया, ऐसे वीडियोस आते रहे, आपने कहा नहीं ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, यूनिवर्स तो आपने आपके लिए काम करना शुरू किया था बट आपने एक्शन ही नहीं लिया। एंड आप चाह रहे हो 1 करोड़ आए और एक दिन सीधा आप उठो, आंख खोलो और अचानक से अकाउंट में 1 करोड़ क्रेडिटेड है, तो और भक्ति कर लो, अभी आपके 10, 20, 50 साल की भक्ति बाकी है। सो दैट्स व्हाट इट इज। हाँ, तो यूनिवर्स भी ये कहता है अगर एक्शंस लोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्शंस एंड थिंकिंग दोनों। तो थिंकिंग डालना ज़रूरी है, पहले मेडिटेशन करना ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन करना ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है, उसके लिए विजुअलाइज करना भी ज़रूरी है। वो करोगे तो यूनिवर्स को जल्दी ऑर्डर पहुंचेगा, जल्दी ऑर्डर कर पहुंचेगा तो वो ऑप्शन सामने जल्दी लाएगा। इट्स लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ आज का सोशल मीडिया। आपने अगर दिमाग में थॉट ही नहीं लाया कि मुझे एक्सरसाइज का वीडियो देखना है, तब तक आप वो जाके सर्च में डालोगे नहीं और वो देखोगे नहीं। एक बार आपने एक्सरसाइज का कोई वीडियो डालने का थॉट डाल दिया तो आप उसे सर्च करोगे और उसके बाद हर वीडियो कैसा दिखेगा, वैसा ही दिखेगा आपको। तो अगर किसी को मनी मैनिफेस्ट करनी है तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको रियल में मनी मैनिफेस्ट करना है। तो मनी मैनिफेस्ट करने का लिख लिया आपने, मुझे 2 करोड़ करना है, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को 3 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना है। कितने टाइम में करना है? आदमी ने कहा मुझे तो 2 साल में करना है जी, 1 साल में करना है। लेकिन आज के सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मुझे तो अगले महीने चाहिए। नहीं, सफिशिएंट टाइम ऑल्सो यू विल हैव टू गिव। अब सफिशिएंट टाइम कितना है वो मुझे नहीं पता, तो अगर आपको नहीं पता तो आप यूनिवर्स को कहोगे मुझे एज सुन एज पॉसिबल चाहिए। ये पहला पार्ट हो गया। इसमें आपने लिखने लग गया कि मेरे को 3 करोड़ रुपए आ रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ऑलरेडी। तो पहला तो अफर्मेशन, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 3 करोड़ रुपीज़, या आई ऑलरेडी हैव 3 करोड़ रुपीज़ ऑफ सेविंग। आपने पहले ही ये अफर्मेशन डाल दिया, मेरे पास 3 करोड़ रुपए की सेविंग पहले से ही है, 3 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं। पहला तो आपने ये अफर्मेशन डाल दिया। अब जब आप ये अफर्मेशन डालोगे तो आपका ब्रेन बिलीव नहीं करेगा। ब्रेन कहेगा, ब्रेन में आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट पड़े हैं, बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट पड़े हैं। आइडेंटिटी क्या है? मैं तो मिडिल क्लास हूँ। अब 3 करोड़ वाला तो करोड़पति होता है, तो मिडिल क्लास हूँ और 3 करोड़पति हूँ, ये दोनों आइडेंटिटी क्लैश हो रही है। तो क्लियर द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए आपको एक और अफर्मेशन बोलना पड़ेगा, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। और इसके बहुत सारे रीज़न देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पुश्तैनी ज़मीन जो है हमारे घर परिवार की वो करोड़ों की है, क्योंकि मेरा शरीर करोड़ों का है, क्योंकि मेरे अंदर जो ब्रेन है उसकी वैल्यू करोड़ों की है, क्योंकि लाखों लोगों ने करोड़ों कमाए हैं, क्योंकि मेरे से यंग लोगों ने करोड़ों कमाए हैं, क्योंकि मुझसे कम समय में लोगों ने करोड़ों कमाए, क्योंकि मुझसे कम पढ़े लिखे लोगों ने करोड़ों कमाए, इसलिए मैं करोड़ डिज़र्व करता हूँ, मैं करोड़पति हूँ।
तो ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हुआ। पहले मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, यही चलता रहता है 90%। अब आपने एक नया आइडेंटिटी डाला। अब इसके बाद आएंगे आपके सारे बिलीफ चेंज करने पड़ेंगे आपको थोड़े से। जैसे कि बिलीफ है करोड़ कमाना मुश्किल है, तो फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ करोड़ों लोगों ने आसानी से कमाया है, और बार बार बोलना पड़ेगा करोड़ों कमाना आसान है, करोड़ों कमाना आसान है। ये बिलीफ लाना पड़ेगा कि आसान तो है भाई, और इसको एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करके देखना पड़ेगा जहाँ पे कि आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला और जल्दी पैसा आ गया। जैसे कि इस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन कर सकता है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को एडवोकेट नहीं करता, लेकिन एक दिन ऑप्शन ट्रेडिंग 50,000 रुपये लेके बैठा या 5,000 रुपये लेके बैठा। जब मैंने पहली बार ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग करी, 5,000 रुपये लेके बैठा, मुश्किल से 3 मिनट के अंदर वो 1,000 रुपये उस पर अर्निंग हो गई। मैंने कहा देखा पॉसिबल है, अगर 3 मिनट में घर बैठे 1,000 रुपये आ सकता है तो आगे भी आ सकता है। हालांकि लोगों को मैं नहीं कहता कि ऑप्शन ट्रेडिंग की लत लगाओ, और ना करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट फाइंड आउट प्रूफ कि हाँ यार 1 करोड़ आता तो आसानी से है। अब ये बिलीफ आ गया अंदर सेट। फिर और भी बिलीफ है, पैसा बुरा होता है, पैसे वालों के बच्चे बुरे होते हैं, तो अपने आप को इन सारे चीज़ों का सोल्यूशन अंदर देना है। नहीं यार, बहुत सारे गरीब बच्चों के बच्चे भी बुरे होते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे भी बुरे होते हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास वालों के बच्चे भी बुरे होते हैं, और पैसे वालों के बच्चे ही बुरे होते हैं ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कई पैसे वालों के बच्चे उनका बिजनेस संभालते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे भी होते हैं। सो हमें ऐसे सारे बिलीफ्स और कॉन्फ्लिक्ट्स माइंड से हटाने पड़ेंगे। लोग क्या करते हैं, इन 2 चीज़ पे काम ही नहीं करते हैं, आइडेंटिटी और बिलीफ पे काम ही नहीं करते। वो सीधा आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने लग जाते हैं, मुझे 3 करोड़ आ रहा है जी, मुझे 3 करोड़ आ रहा है, लिख देते हैं, चार्ट लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, बट वो आइडेंटिटी बिलीफ पे काम ही नहीं करते। उसके बाद आता है तीसरा, वैल्यू। जैसे ही यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देगा, भैया 3 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी बॉम्बे में है, तुम दिल्ली में बैठे हो, बॉम्बे जाओ, 90% लोग कहेंगे नहीं यार बॉम्बे में नहीं जा रहा, दिल्ली बैठा हूँ मैं, तो दिल्ली में ही आए अपॉर्चुनिटी तो चले। तो इसका मतलब पता है क्या है, वैल्यू में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों बैठना चाहते हो आप दिल्ली में? क्योंकि कंफर्ट जोन को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। अब तुम्हारी लिस्ट में पैसा चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें पैसे के ऊपर लाना पड़ेगा, लेकिन तुम कंफर्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। नहीं, दिल्ली के आसपास है क्या, तब तो मैं कमा लूँ, नहीं मेरे परिवार के से दूर जाके मुझे नहीं कमाना है। तो अल्टीमेटली आपने फैमिली को पहले वैल्यू दे दी, अपने कंफर्ट को पहले वैल्यू दे दी, और मनी को तीसरी प्रायोरिटी रख दिया। तो यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट में तुम्हें मनी ऊपर लाना पड़ेगा, और अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि मुझे 3 करोड़ कमाना है, और 3 करोड़ कमाना ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। 3 करोड़ कमाना है, 3 करोड़ कमाना है। उसके लिए क्या मैं बॉम्बे जाने को तैयार हूँ? यस। क्या मैं अमेरिका जाने को तैयार हूँ? यस। क्या मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ? यस। क्या मैं किसी से मिलने को तैयार हूँ? यस। क्या मैं कुछ सीखने को तैयार हूँ? यस। जब ये सारे यस आ गए, इसका मतलब मनी प्रायोरिटी पे ऊपर आ रहा है। ये 3-4 चीज़ें हो गई। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी चीज़ें करो, विजुअलाइज करो, 3-6-9 टेक्निक अपनाओ, 3 बार सुबह लिखो, 6 बार दिन में लिखो, रात को 9 बार लिखो, 5-5-5 टेक्निक अपनाओ, 55 बार लिखो, 5 दिन कंटिन्यू लिखो, मैनिफेस्टेशन करो, सेम टाइम पे विजुअलाइजेशन करो। ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दो। सब चीज़ें अप्लाई हो गई, उसके बाद देखो आप मिरेकल ही मिरेकल होंगे। एंड फिर जहाँ पे भी मौका मिले उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दो कि 1 करोड़ का कमाने का अपॉर्चुनिटी आ रहा है बॉम्बे से, एक बार बॉम्बे जाके 3 दिन एग्जीबिशन अटेंड करके देख लो, क्या पता आ जाए। यू नेवर नो। या तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, या बिज़नेस एक स्टार्ट करने के लिए क्या एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखिए, बिजनेस के लिए पहला माइंडसेट तो ये होना चाहिए, बहुत दूर की थिंकिंग होनी चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ विजन। हज़ारों लोग बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, यार मुझे बिजनेसमैन बनना है और मुझे हज़ारों करोड़ कमाना है। आई थिंक ये थिंकिंग बहुत गलत होती है, जिसके कारण हज़ारों लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बंद कर देते हैं। कहते हैं कि 70% बिजनेसेस तो पहले 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। अब ये होता क्यों है? 5 सालों में बंद होने का रीज़न ये है कि आदमी ने शुरू किया ही गलत तरीके से। पैसा चाहिए भाई जल्दी से जल्दी, और वो जब आता है बिज़नेस की रियलिटी में और वो देखता है यार पैसा तो पता नहीं कब आएगा, जब आएगा, लेकिन मुझे अरे आज लेबर छोड़ के चला गया, अरे आज रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, अरे आज कस्टमर भाग गया, अरे कस्टमर आज नाराज़ हो गया। वो जब ये फायर फाइटिंग के अंदर जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट दैट ईजी। तो यहाँ पे कौन से आदमी बहुत मज़े से इसको कर पाते हैं? वो आदमी इसको मज़े से कर पाते हैं जो आदमी इसको मज़े से कर पाते हैं जो अचानक से देखते हैं कि यार मेरा तो ये पैशन है, मुझे
मुझे ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मुझे मज़ा आता है कि लोगों को आज है ना घर का खाना नहीं मिल रहा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा टिफ़िन सेंटर बनाऊँ कि बस लोगों को घर का खाना पहुँच जाए। मैं ऐसा कोई रेस्टोरेंट खोलूँ कि लोगों को घर का खाना पहुँच जाए, वो भी कम से कम समय में पहुँच जाए। आज लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, लोगों की सबसे बड़ी समस्या मान लीजिए है कि यार उनको जगह जगह पे साफ़ सफाई वाले मान लो रुकने की जगह नहीं मिलती, होटल नहीं मिलती। तो मैं क्यों ना ऐसा कम पैसे में, क्योंकि सारी होटल्स 5,000 10,000 रुपए के एक रात के कमरे हैं, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि साफ़ सुथरे घर जैसे कमरे बिल्कुल ट्रस्टवर्दी दामों पे लोगों को मिल सके 1,000-1,200 रुपये में, एंड पीपल कैन रियली इन्जॉय। तो अगर आदमी ऐसे सॉल्यूशन ढूंढता है और उस सॉल्यूशन के ऊपर काम करता है तो फिर एयरबीएनबी बन जाता है। वो सॉल्यूशन पे अगर आदमी काम करता है तो फिर धीरे धीरे ओयो रूम्स बन जाते हैं, धीरे धीरे हल्दीराम बन जाता है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी ब्रांड्स बन जाती है जैसे मैकडोनल्ड्स एंड ऑल। तो लोगों को जब अच्छा लगता है कि मुझे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन आई थिंक दे शुड गेट इनटू द बिजनेस। एंड उसके बाद उसमें भी दे शुड हैव अ प्रॉपर, आई थिंक दूसरी चीज़ मुझे जो लगता है, लैक ऑफ रिसर्च। लोग रिसर्च करते ही नहीं है बिजनेस में। बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है भाई? मैं दुकान लूँगा, साड़ी की दुकान खोल दूंगा, या मैं क्या करूँगा, मेरे माइंड में है सैलून खोलना, मैं जल्दी से आऊँगा, एक सैलून का कोर्स करूँगा, सैलून खोल दूंगा। आज मुझे ट्रेनर बनना है, मैं ट्रेनर बन के, बहुत सारे लोग फेमस हो जाते हैं जल्दी से जल्दी, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, मैं भी जल्दी से ये कर लूँगा। आपने रिसर्च कहाँ की? आपने रिसर्च कब की? रिसर्च किया तो आपने उसका प्रॉपर ट्रेनिंग लिया क्या? मैं कहता हूँ जो भी बिजनेस करें उसका प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो आप पहले 1-2 साल 3 साल जॉब कीजिए उस इंडस्ट्री में। एंड जॉब भी जब करें तो एक बिजनेस माइंडसेट से कीजिए कि मेरा मेंटालिटी बिजनेस का मेंटालिटी है, मुझे बिजनेस माइंडसेट के साथ जॉब करनी है, जहाँ पे कि मैं सोचूं कि ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, इतना करूँगा, इतना नहीं करूँगा। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तब आई थिंक देन योर वे फॉरवर्ड गेट्स रेडी। उसके बाद आता है प्लानिंग। जापानीज़ लोगों की सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो लोग अगर कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो दूर का सोचेंगे कि ये बिज़नेस 30, 40, 50 साल चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा। दूसरी चीज़, फिर वो उस पर डीप रिसर्च करते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं, इसमें हमारे लोकल मार्केट क्या है, लोकल मार्केट का सर्वे क्या है। फिर उसके बाद वो उसमें प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है कि जब वो प्लानिंग करते हैं तो वो देखते हैं कि आज मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो नॉर्मल सिचुएशन में कैसे होगा। अगर वो प्लान किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण, किसी सडन चीज़ के कारण अगर फेल होता है तो फिर क्या होगा सेकेंड टाइम पे, फिर थर्ड लेवल पे क्या होगा। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 4 प्लान उनके पास होते हैं कि ये नहीं चला तो ये नहीं चला तो ये। और प्लान के अंदर भी फिर हर एक चीज़ का अलग अलग प्लान होता है। तो एक स्टैंडर्ड पर्सन जो IIM, हार्वर्ड या ऐसी जगह से पढ़ के आता है, मैंने उनको देखा है कि वो बिज़नेस शुरू करने से पहले अकेले ही बैठ के लैपटॉप पे 2-3 साल कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ज़्यादा फिर वो पहला आदमी हायर करते हैं या पहला को-फाउंडर लेते हैं और फिर वो दोनों मिलके जगलिंग करते रहते हैं। फिर वो एक्सटर्नल एजेंसियों को लगाते हैं, उनसे सारा डेटा निकालते हैं, फिर वो डेटा वगैरह का एनालिसिस करते हैं, डेटा क्रंचिंग करते हैं। फाइनली जब वो श्योर हो जाते हैं कि ये ही चलेगा, ये नहीं चलेगा, तब जाके वो 1.5-2 साल बाद अपना पहला लॉन्चिंग करते हैं। बट इतना थोड़ा लेट नहीं हो जाता कि 1.5-2 साल आपने सिर्फ एक रिसर्च पार्ट में लगा दिया, या फिर आप उस चीज़ को स्टडी कर रहे हो, उसके बाद आपने करा, हो सकता है तब तक कोई और सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आए, मार्केट में कोई सेम प्रोडक्ट आ जाए। बिल्कुल लेट हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, हज़ारों लाखों बिजनेसमैन जो बिज़नेस करने की प्रोसेस में आगे जाके अटक जाते हैं, और आगे जाके क्या होने वाला है वो भी देखो। मान लो आपने आज अंधाधुंध शुरू कर दिया, बिना रिसर्च के, बिना प्लानिंग के, बिना किसी चीज़ के शुरू कर दिया। एक लेवल पे आप आ गए, जहाँ तक आपका 20 लाख रुपए खर्च हो गया है, ऑलराइट, और आपके 3 साल भी चले गए। अब मुझे बताइए, उस आदमी को अब जाके पता चलता है कि यार ये बिज़नेस तो 1 साल बाद काम ही नहीं करेगा। अब कितने % चांस है कि वो बिज़नेस में सफल हो पाएगा? कितने % चांस है कि वो नया बिज़नेस खोल पाएगा? कितने % चांस है कि उसके अंदर वही सेम एनर्जी बाकी रहेगी? 20 लाख रुपए जा चुके हैं, 3 साल का समय जा चुका है। पहले वाले प्रोसेस में एटलीस्ट 20 लाख तो नहीं गए, पहले वाली प्रोसेस में 2 साल ही गए। एंड अब 2 साल के बाद वो 1000% श्योर है कि ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। एंड जब 1000% आदमी श्योर है, क्योंकि 99% ये होता है कि जब आदमी 1-1.5-2 साल लगा लेता है, तो फिर वो इतनी श्योरिटी उसको हो जाती है कि फिर वो जानता है कि मैं कर ही लूँगा। जैसे मैं अब अगर मेरा एग्जांपल दूँ तो 2008 में मुझे समझ में आ गया था कि मुझे ट्रेनिंग में आना है, बट 2008 और 9 2 साल मैंने पूरा एक ट्रेनर्स को स्टडी किया, इंटरनेशनली क्या होता है, नेशनली क्या होता है, मेरे ट्रेनर्स को क्या दिक्कतें आ रही है, लोग कैसे लाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं।
और एक लेवल पे एक कॉन्फिडेंस इतना सा आ पाया 2 साल के बाद कि यार ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, नंबर 1। दूसरी चीज़ समझ में आई कि हाँ, जितना मैंने अपने ट्रेनर्स को करते देखा है उतना मैं कर सकता हूँ, नंबर 2। नंबर 3 मैंने ये रियलाइज़ किया कि और कुछ भी नहीं हुआ तो नौकरी जितना पैसा तो कमा ही लेंगे। और उसमें मैंने फिर प्लान ए कि अंग्रेज़ी पढ़ा लेंगे, प्लान बी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर लेंगे, प्लान सी अपना खुद का कोई इंस्टीट्यूट खोल के खुद के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एंड प्लान डी 1-to-1 कोचिंग कर लेंगे। 4 प्लान के साथ मैं उतरा था। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने शुरू किया तो अंग्रेज़ी पढ़ाने से और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेंटर से शुरू किया। जब ये दोनों चीज़ें मैंने करने लगा तो देखा कि ये इनफ नहीं है, तो साथ में फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी किया, साथ में 1-to-1 कोचिंग भी किया, साथ में अपने प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो चारों प्लान्स एक साथ एग्जीक्यूट किए। आई कुड इंश्योर कि एक तो मैं ज़िंदगी भर इसी में रहूँ, एंड आई कुड इंश्योर कि आई विल बी एबल टू सर्वाइव। अभी कई नए ट्रेनर्स आते हैं, वो हमें देखते हैं और कहते हैं कि यार तुरंत ट्रेनिंग में, वो आते हैं, उतरते हैं, जल्दी से जल्दी आ जाते हैं, फटाफट करने लगते हैं। 6 महीने के अंदर मान लो हमारी फ़ीस है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जो भी उन्होंने दी वो दी, 3-4-5 लाख रुपए और उनके खर्च होते हैं प्रोसेस में, और जैसे 7 लाख 8 लाख खर्च हो गए वो अटक जाते हैं, क्योंकि अब उनको घर से भी पैसा नहीं मिल रहा, नया इन्वेस्टमेंट भी वो नहीं ला पा रहे, एंड अब उनको हर चीज़ का पैसा जब लग रहा है तो दे रियली स्ट्रगल। 80% पीपल आर नॉट एबल टू मूव अहेड। कोई 4 साल से ट्रेनर बनने की कोचिंग ले रहा है, कोई 6 साल से ले रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद उनका हौसला पस्त हो जाता है, बिकॉज दे डू नॉट डू दिस एक्सरसाइज। अधिकांश बिजनेसमैन, चाहे वो कपड़े के बिजनेसमैन हों, चाहे रेस्टोरेंट खोलने वाले हों, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हों, यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हों, हर चीज़ में उनके साथ यही होता है। जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, 1-1.5 साल तक करते हैं, 1-1.5 साल में टाइम भी चला गया, पैसा भी चला गया, नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू। आई थिंक उससे बेटर है सिस्टमैटिक रिसर्च। हर जगह 2 साल ही लगेगा ये भी तो कोई श्योर नहीं है। कहीं पे एक ही महीने में रिसर्च पूरी हो सकती है, कहीं पे 3 महीने में हो सकती है। तो परफेक्शनिस्ट होना इम्पॉर्टेंट है? नहीं, परफेक्शनिस्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है, बट स्टार्ट विद रियल राइट चॉइसेस। जैसे कि जब मैंने शुरू किया तो आई वॉज लाइक, जॉब के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करो ना, इसमें कहते हैं साइड हसल करो। जॉब कर लिया आपने 9 to 6, शाम को आपको 2 घंटा मिल रहा है, सुबह 1-1.5 घंटा मिल रहा है। साइड हसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। साइड बाय साइड पहले कुछ शुरू करके देखो। तो ये उन लोगों के लिए चॉइस है जो जॉब में है। जो जॉब में नहीं है और स्कूल कॉलेज में है, वो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो 1-2 साल की। अगर आपको रियल एस्टेट भी करना है तो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से, या किसी ट्रेनर के अंदर, या किसी रियल एस्टेट एंटरप्राइज के अंदर 1-1.5 साल 2 साल काम कर लो, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए उसका, एंड देन यू डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो तो काफ़ी कुछ जानते ही हैं, तो वो तो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। जो 9 to 5 कर रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको बहुत सारे स्ट्रेस है। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें? आई वुड से सबसे बड़ा किलर है आज की डेट में ये प्रोडक्टिविटी का, रिलेशनशिप्स का, बिजनेसेस का एंड पोटेंशियल का। स्ट्रेस, जब मैं बहुत सारे प्रोग्राम लेता हूँ, हमारा एक प्रोग्राम चलता है कमांडो ट्रेनिंग, मॉर्निंग 5 o'clock हम लोगों को उठने के लिए प्रेरित करते हैं, एंड देन 5 to 6:30 सारी ऐसी चीज़ें करवाते हैं जिससे कि उनका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाए। मैं उनको यही कहता हूँ, मैंने कहा मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवा रहा, मैं आपको कोई पैसा कमाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना कमाना सिखा रहा हूँ कि योर ब्रेन बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि सबसे पहले तो स्ट्रेस आता क्यों है। कंपैरिजन इज़ द बिगेस्ट रीज़न। कंपैरिजन एंड टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ एंड द अदर्स। मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं तो 1 ही साल में 3 करोड़ कमा लूँ जी, मैं तो जल्दी से जल्दी अपने पिताजी माताजी का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दूँ। आई थिंक दोस्तों, ये जल्दी करना जो है ना, यही सबसे ज़्यादा लेट करवा रहा है आपको। सो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ लोगों को कि कूल डाउन, काम डाउन। जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, क्योंकि देयर आर पीपल जो कि 10,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पहले अप्रिशिएट योरसेल्फ, यू आर स्पेशल, यू आर पावरफुल। मैं लोगों के साथ एक गेम खेलता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे बताइए, मैं सेंटेंस बोलता हूँ, आप ज़बरदस्त हैं क्योंकि, और आप बताइए क्योंकि। आप ज़बरदस्त हैं या आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि। एक बच्ची आई मेरे पास अभी, 15 साल की बच्ची, और भयंकर स्ट्रेस में, सर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं आई डोंट नो, मैं ट्रेनर बनना चाहती हूँ, मैं 13 साल की उम्र में आपके पास पब्लिक स्पीकिंग सीखने आई थी, 2 साल हो गए, अभी तक मैं 1 रुपया नहीं कमा पाई हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एंड 15 साल की बच्ची भयंकर स्ट्रेस में। मैंने कहा क्यों स्ट्रेस में? मेरे को मेरे पापा का नाम रोशन करना है, मेरे को मेरे पापा का ये। अब सोचिए, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में कितना बड़ा स्ट्रेस हम बच्चों को दे देते हैं बहुत कम उम्र में, कि पापा मम्मी का नाम रोशन करना है। भाई पापा मम्मी क्या इनकेपेबल है क्या आपके? नहीं है ना।
मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा आँख बंद करो, आँख बंद किया, मैंने कहा बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। एंड मैंने कहा बताओ 5 रीज़न मुझे कि वाई आर यू ब्लेस्ड, वाई आर यू सेइंग। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी क्योंकि मैं सर हेल्दी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी अच्छा कमाते हैं, क्योंकि मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी स्कूल में जाती हूँ। 100 चीज़ें मैंने ऐसे करते करते बुलवाता गया उससे 15-20 मिनट तक। 15-20 मिनट बुलवाने के बाद मैंने उससे कहा आंखें खोल, मैंने कहा अब बता, तू पहले कह रही थी आई एम स्ट्रेस्ड और अब तू कह रही है आई एम ब्लेस्ड, दोनों में से सच्चाई कौन सी है? आर यू रियली स्ट्रेस्ड और आर यू ब्लेस्ड? आई एम ब्लेस्ड। मैंने कहा तो वाई आर यू स्ट्रेस्ड? अरे सर वो तो मेरी ओवर थिंकिंग है। ओह माय गुडनेस, तो वो आपकी ओवर थिंकिंग है। अब वो लड़की, छोटी सी बच्ची ने खुद अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लिया, हाँ यार मैं तो ब्लेस्ड हूँ, मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। वो कह रही थी आई एम डम, आई एम स्टक। मैंने कहा आर यू रियली स्टक और आर यू ब्लेस्ड? आर यू स्टक और आर यू ऑलरेडी बेटर देन अदर्स? मैं तो बेटर देन अदर्स हूँ। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन क्या हुआ, पहले वो कंपैरिजन किससे कर रही थी? मुझसे, मैं ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, या मेरे जैसे लोगों से, अरे ये लोग इतने बड़े बड़े ट्रेनर हो गए, मैं भी 2 साल से सीख रही हूँ, मैं तो 2 रुपया भी नहीं कमा पा रही, ये 2 करोड़ कमा रहे हैं, ये 5 करोड़ कमा रहे हैं, ये कैसे कमा रहे हैं? एंड शी इज़ गेटिंग सो स्ट्रेस्ड। मैंने कहा अपनी उम्र के लोगों से कंपेयर करना, अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करना, और जब उसने ये कंपेयर किया तो शी वॉज ब्लेस्ड। तो आई थिंक ये कंपैरिजन के लिए अपने आप को उल्टा कहें। जब भी आप कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, अपने आप को बोले आई एम हैप्पी एंड गिव 5 रीजन्स, 10 रीजन्स, 20 रीजन्स व्हाई आर यू हैप्पी। डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, सुबह जल्दी उठना, भगवान की पूजा, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ स्पिरिचुअलिटी, मंत्र जाप, ये सारी चीज़ें जब आदमी करता है तो धीरे धीरे उसका स्ट्रेस काफ़ी रिड्यूस होता जाता है, और जब उसका स्ट्रेस रिड्यूस होता जाता है दैट पर्सन स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो जाना ही चाहिए, ये स्ट्रेस को हटाना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके मन से कंपैरिजन हटा देती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है आप प्योर आत्मा हो, आप शरीर हो ही नहीं। जब आप शरीर हो ही नहीं तो आपको क्यों स्ट्रेस लेना है? एंड मैं कहूँगा फिर भी स्ट्रेस तो आएगा, क्योंकि आज लोगों के लिए ट्रैवल बढ़ चुका है, ऑफिस में कंपटीशन बढ़ चुका है, चकाचौंध बाहर बढ़ चुकी है, हर किसी को आईफोन ही चाहिए, हर किसी को बुगाटी चाहिए, फरारी चाहिए, सारी लग्जरी। आज मैं दिल्ली में कल आ रहा था, ऐड देख रहा था न्यूज़पेपर के अंदर, तो घरों के ऐड आ रखे थे, कोई 5 करोड़ का, कोई 15 करोड़ का, कोई 18 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का। मैंने कहा एक नॉर्मल आदमी सोचेगा कैसे? उसको तो ये प्राइजेस देख के ही उसको भयंकर स्ट्रेस आता होगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए यू शुड रियली प्रिपेयर योरसेल्फ। तो स्ट्रेस मुझे कम आता है, पैसे कमाने का स्ट्रेस, क्योंकि मुझे पैसा कमाना आता है। तो मैं कहता हूँ ट्रेनिंग ले लो जल्दी से जल्दी, कई सारी चीज़ों की। इफ़ यू रियली वांट मनी, टेक द ट्रेनिंग ऑफ मेकिंग मनी। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, टेक द ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपनी उस स्किल को बढ़ा लो, स्किल बढ़ गई ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जहाँ कॉन्फिडेंस है वहाँ स्ट्रेस नहीं रह सकता, या तो कॉन्फिडेंस है या स्ट्रेस है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो आपके पास स्ट्रेस नहीं रहेगा। दूसरा, भागो, दौड़ो, रनिंग करो, मेडिटेशन करो, ऐसे लोगों की संगत में जाओ जो स्ट्रेस नहीं लेते, एंड फिर आप देखो धीरे धीरे कहाँ पहुँचते हो। मेरा मानना है कि स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग है। तो ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें? ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ओवर थिंकिंग को चैनलाइज करना पड़ेगा। आज मैं अकेला बैठा हूँ और मैं एक लूप में चला गया, यार मैं कुछ नहीं कर रहा। अब मेरा ब्रेन क्या कहेगा? ये एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है, वॉट एवर द थिंकर थिंक्स द प्रूवर प्रूव्स, राइट। मैं थॉट डाल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब मेरा ब्रेन है ना, यही सारी सिचुएशन सामने लाएगा, यार देख तू सच में कुछ नहीं कर पा रहा, पैसे में भी तेरे पास कम है, तेरी हेल्थ भी ऐसी है, तेरे माइंडसेट भी ऐसा है, तेरे रिश्ते भी ऐसे हैं, तू इतने सालों से तैयार कर रहा है, इतने सालों में ये आदमी यहाँ पहुँच गया, तू तो इधर ही है। लेकिन इसी की जगह अगर आप उल्टा सोचोगे ना, जब जैसे मैं अपनी लाइफ में जब सोचता हूँ यार मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ पहुँचा हूँ, जैसे ही मैं अपने आप को बोलता हूँ यार आई नो दिस मच। जैसे अभी मैं आपके सामने आया हूँ तो 3 दिन का मेरा रेजिडेंशियल एक प्रोग्राम चल रहा था, वो प्रोग्राम डिलीवर करके आ रहा हूँ ना, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, क्योंकि आई लव्ड माई सेल्फ मोर व्हेन आई डिलीवर्ड दैट प्रोग्राम। मुझे लगा यार जो स्किल मेरी है ना वो अमेजिंग है, तो कॉन्फिडेंस आया। सो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जो करना पड़े, एक्सरसाइज से लेके एवरीथिंग, तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेन का थॉट प्रोसेस चैनलाइज हो गया। बिकॉज आपके पास 24 घंटे है, 24 घंटे में से आप 7-8 घंटे सो रहे हो, बाकी के टाइम क्या होने वाला है? बाकी के टाइम अगर आप अकेले बैठ के सोच रहे हो मैंने क्या किया, तो फिर तो कुछ भी नहीं किया आपने। लेकिन अगर आप उस समय अकेले बैठने की जगह आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो दौड़ के आता हूँ थोड़ा, मैं इस समय मेडिटेशन करने वाला हूँ, सो मैं इसको बोलता हूँ स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग। स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है मुझे पता होना चाहिए आज रात को 8 बजे मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो वो ओवर थिंकिंग ही आने वाली है उधर।
दिन स्केड्यूल होना चाहिए। एब्सोल्युटली, आपका दिन स्केड्यूल, शाम तक आप इतने टायर्ड हो जाने चाहिए कि आपका माइंड कहे आई वांट टू इमीडिएटली स्लीप। मुझे भी कई बार लाइफ में बहुत बार स्ट्रेस आया है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरा दिन इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है कि जब मैं रात को सोचता था कि अरे स्ट्रेस है क्या, तब तक माइंड कहता सो जा भाई। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लिव। और ये मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था। मैं जब 10th में था, वो जानते थे कि ये लड़का अगर फ्री रहा तो यंग एज में आपको किसी भी तरह की संगत मिल सकती है, बच्चा बिगड़ सकता है। उन्होंने मेरे पे बहुत सारा लोड डाल दिया था। उन्होंने मुझे, मेरा रूटीन, अगर मैं जब कॉलेज में था तो मैं बताता हूँ आपको, मैं सुबह 5 बजे उठता था कॉलेज के दिनों में भी, 5:30 बजे घर से निकल जाता था। 6 बजे से मेरी ट्यूशन होती थी, 6 से 7 ट्यूशन जाता था, 8 बजे ट्यूशन से ही डायरेक्ट कॉलेज जाता था, 8 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा कॉलेज होता था, 1-1:30 बजे मैं घर आता था। घर पे खाना खा के मैं फिर से 1 घंटा ट्रैवल करके किशनगढ़ होम टाउन से अजमेर जाता था। वहाँ मेरा कंप्यूटर कोर्स शुरू होता था 3 बजे से। 3 बजे से रात को 9 बजे तक मैं कंप्यूटर सेंटर में होता था, कभी 8:30 तक होता था। रात को 10 बजे तक मैं घर आता था, खाना खाया और तुरंत सो जाता था। उन्होंने उस समय मेरे ऊपर इतना लोड डाल दिया था, तो मैं सोच ही नहीं पाता था इधर उधर चीज़ों में। और आज मुझे देख के कई लोग कहते हैं कि यार आप इतना हार्डवर्क करते हो। मेरे जीन्स में आ गया, वो मेरे जीन्स में आ गया। सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक काम करना ही है। तो उसमें फिर पढ़ लो, लिख लो, ट्रैवल कर लो, मीटिंग कर लो, पॉडकास्ट कर लो, ट्रेनिंग कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग हैपन्स। सो ओवर थिंकिंग कम्स ओनली व्हेन यू हैव फ्री टाइम। फ्री टाइम ही नहीं रहेगा तो ओवर थिंकिंग ही नहीं रहेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस एंड एनजाइटी हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर गेटिंग पैनिक अटैक्स। एंग्जाइटी के जो पैनिक अटैक्स आते हैं, उनका सोचिए कि कब आते हैं वो। मेरी एक स्टूडेंट है जिसको मैं अभी कोच कर रहा हूँ, एंड उसको एंग्जाइटी अटैक आता है और उसके अंदर इतना डर बैठ गया है कि वो अब घर से बाहर नहीं निकलती है। वो कहती है कि मैं पता नहीं घर से बाहर निकलूँगी, मुझे कब अटैक आ जाएगा। उसको लगता है कि वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आ रही है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि एक बार तू ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जा, क्योंकि शी लिव्स समवेयर रिमोट। मैं उसको कहता हूँ कि 3 दिन का मेरा रेजिडेंशियल कभी भी प्रोग्राम होता है या 2 दिन का होता है, जस्ट कम इन दैट। बोलती कि नहीं, मैं आऊँगी वहाँ प्रोग्राम में, दिन भर बैठूंगी, मेरे को वहाँ अटैक आ गया सबके सामने तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगी। अब दिस इज़ द सिचुएशन। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा एक बात बता, पिछले इतने सालों में जब से तुझे ये है, कभी मूवी देखते हुए अटैक आया? बोले नहीं। मैंने कहा कभी भी तेरे घर में गेस्ट आए हुए 3-4 घंटे 5 घंटे, क्या उन 5 घंटों में कभी अटैक आया? बोले नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा कभी तेरे घर में पूजा पाठ रहा, क्या पूजा पाठ करते समय अटैक आया? नहीं। मैंने कहा कभी भी तुझे किसी भी कारण से बाहर जाना पड़ा, तो क्या सच में कभी बाहर तेरे पास ऐसा एक भी इंसिडेंट है जहाँ बाहर गई तू और तेरे को अटैक आया? बोले नहीं। मैंने कहा तो सोच कब आता होगा? बोले जब मैं अकेले घर में रहती हूँ और सोचती हूँ तब। मैंने कहा नाउ यू आर टॉकिंग। जैसे ही आप एक जगह बैठ गए और आपके मन में कुछ भी स्ट्रेसफुल थॉट आ गया, इट कैन बी अबाउट रिलेशनशिप, इट कैन बी अबाउट शादी ब्याह, या इट कैन बी अबाउट बिजनेस मनी, एंड फिर वो ओवर थिंकिंग के लूप में जाता है। एंड देन पता है आपको क्या होता है? बॉडी लव्स इट। बॉडी मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड लव्स इट। स्मोकिंग बैड है या गुड है? बैड है। लेकिन फिर भी आदमी स्मोकिंग करता है, और जो स्मोकर है उसको भी पता है कि बैड है, लेकिन फिर भी आदमी स्मोकिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार अभी मैं क्या करूं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं ना, एक काम करते हैं स्मोकिंग कर ले। वही आदमी बहुत बिजी रहा ना तो दिन भर में शायद 2 ही सिगरेट पिएगा, लेकिन वो खाली रहा ना तो दिन भर में 20 सिगरेट पी जाएगा। और अगर वो पार्टी कर रहा होगा तो 4 घंटे में 20 सिगरेट पी जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी डजंट नो व्हाट टू डू नाउ, बॉडी इज गेटिंग बोर्ड। तो ऐसे ही आपका एंग्जाइटी अटैक के कारण जो हॉर्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं, आपका माइंड कहता है यार आई लव दिस इज अमेजिंग। तू अकेला बैठना भाई, थोड़ी देर अकेला बैठ, थोड़ी और एंग्जाइटी लाना थोड़ा, मेरे को वो हॉर्मोन्स मज़े आ रहे हैं। इसीलिए वो फिर बार बार आता है। इस पैटर्न को रोकना होगा। तो अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने उस लड़की को यही कहा, मैंने कहा जब भी तुझे एंग्जाइटी अटैक आए मुझे कॉल कर, हो सकता है मैं अवेलेबल हूँ, नहीं हूँ। अगर मैं अवेलेबल हुआ तो एक दिन उसको, सर मुझे एंग्जाइटी अटैक आने वाला है, ऐसा लग रहा है, मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, हाथों में मेरे शिवरिंग सी हो रही है एंड देन स्वेटिंग सी हो रही है। मैंने कहा एक काम कर, लुक 20 डिग्री अप, टेक अ डीप ब्रेथ एंड इमेजिन दैट हाउ ब्राइट यू आर, हाउ अमेजिंग यू आर, तूने क्या क्या अच्छा किया है। एंड मैंने कहा इमेजिन कर धरती माँ से पूरी एनर्जी आ रही है, एंग्जाइटी अटैक नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? शी सेड नहीं मैं दवाई नहीं लूँ जब तक नहीं जाता है।
मैंने कहा दवाई ली क्या तूने अभी? नहीं ली। आया एंग्जाइटी अटैक? नहीं आया, गायब हो गया। आने वाला था, पहले ही पैटर्न को इंटरप्ट कर दिया उसके, पहले ही उसको माइंड को कहा नहीं नहीं आ सकता, अभी देख सक्सेस के बारे में सोचना है। सक्सेस के बारे में सोचा, पॉजिटिव सोचा, थोड़ा अलग तरह से सोचा, थोड़ी मेडिटेशन करवाई, थोड़ी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करवाया। मैंने कहा कंधे सीधे करो, पूरी एनर्जी बिल्ड करो, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड एंग्जाइटी अटैक जो आने वाला था गायब हो गया। मैंने कहा टेक 10 टॉप डीप ब्रीथिंग्स, पूरा बेली आउट। आई वॉन्ट टू से, देखिए थोड़ा सा अवेयरनेस लाना पड़ेगा। चैम्पियंस एंड एवरेज लोगों में यही है, चैम्पियंस को पहले से ही पता पड़ जाता है कल सुबह क्या होने वाला है। यार कल शायद मेरा दिन प्लान्ड नहीं है, तो शायद मैं वेस्ट कर दूंगा। मेरा पास्ट का हिस्ट्री कहता है मैं मूवीज़ में, ओवर थिंकिंग में, ओवर स्लीपिंग में, इससे बेटर कल का दिन प्लान कर लेते हैं। एंड यहाँ पे कई बार आदमी कहता है नहीं मैं कहीं नहीं कर पाता, क्योंकि हम कितना भी बिजी कर लें बीच बीच में ऐसे मौके आते हैं। ऐसे टाइम पे मैं कहता हूँ आप 8-10 दिन नेचुरोपैथी सेंटर जाएं। नेचुरोपैथी सेंटर में जब आपकी मसाजेज वगैरह होती है, अलग तरह के डिटॉक्स प्रोसेसेस होते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो भी नेगेटिव टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। आपको वहाँ योगा वगैरह कराया जाता है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डू नॉट गेट इट। दिस गर्ल इज़ डूइंग योगा फॉर द लास्ट 7-8 days कंटिन्यूसली, 1-1 घंटा, एंड शी हैज़ नॉट इवन, उसको रोज़ एक अटैक आ ही जाता था ऑलमोस्ट, पहले 15-20 मिनट का, आज 7 से 10 दिन हो गए नॉट इवन ए सिंगल अटैक। एक लेडी को अस्थमा था बचपन से, और बचपन से दवाइयाँ लेती थी, 20 दिन के अंदर हर अस्थमा इज़ गॉन, एंड बचपन से ली हुई दवाइयाँ, शी इज़ 50 एंड बचपन से ली हुई दवाइयाँ इज़ गॉन। एक बंदे को OCD एंड डिप्रेशन था 2014 से, एंड 2024 में जब वो मुझसे मिला और ये सारी चीज़ें उसने करना शुरू किया, 1 month या उससे भी कम में आई थिंक इज़ कम्प्लीटली मेडिसिन फ्री। स्टेज 4 कैंसर कम्प्लीटली मेडिसिन फ्री एंड कम्प्लीटली क्योर्ड। मैं नहीं कहता कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उनके ब्रेन के पैटर्न्स जैसे ही शिफ्ट होने लगते हैं, आदमी के अंदर की हार्मोन्स ही चेंज हो जाते हैं, और फिर ब्रेन को नए हार्मोन्स की आदत लग जाती है, विच इज़ अ फिट हार्मोन। उसके बाद तो फिर ब्रेन कह रहा है गेट आउट एंग्जाइटी, आई डोंट वांट टू कम बैक टू यू। तो चलिए रैपिड फायर राउंड करते हैं। जी डन। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? विजन, डिस्कवर योर विजन। आइडियाज़ या एग्जीक्यूशन ज़्यादा पावरफुल? आइडियाज़ से कई गुना ज़्यादा पावरफुल एग्जीक्यूशन है, बट राइट आइडिया के साथ। बिजनेस के लिए एक मस्ट हैव स्किल कौन सा हो सकता है? पीपल हैंडलिंग स्किल, पीपल सेंसिटिविटी। तो इसका सेल्स में क्या इंपॉर्टेंस है? सेल्स इज़ ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट, पीपल हैंडलिंग, क्वेश्चनिंग। लोगों को सुनने की आदत ज़्यादा डालें, लोगों को समझने की आदत ज़्यादा डालें, अपना प्रोडक्ट बताने और अपने आप को बताने की जल्दी ना करें कभी भी। व्हाट्स द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ सेल्स? फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ सेल्स इज़ वैलिडेशन। कभी भी जल्दबाजी ना करें किसी को सेल करने की, पहले जानें कि वो आपके लिए सही प्रोस्पेक्ट है या नहीं है, उसके बाद ही आप सेल्स का प्रोसेस शुरू करें। क्लाइंट, सोशल मीडिया या नेटवर्किंग? नेटवर्किंग ऑलवेज बेटर देन ऑल दीज थिंग्स। सोशल मीडिया से कंपैरिजन? सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो, मतलब इनको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर बड़ी डील करनी है तो 1-to-1 नेटवर्किंग से ही ज़्यादा होगी, और मासेस तक पहुंचना है तो सोशल मीडिया। सबसे फास्टेस्ट वे क्या है पैसा अट्रैक्ट करने का? फास्टेस्ट वे टू अट्रैक्ट मनी इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन बीइंग एट अ लार्जर स्केल। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों की है उसको सॉल्व कर दी तो बहुत पैसा आ सकता है। तो एक प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए होनी चाहिए ताकि ज़्यादा चार्ज कर सकें, या फिर मास के लिए होनी चाहिए ताकि हम कम चार्ज करके भी उसको कंपेयर कर सकें? ये डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। मेरा विजन है 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना, तो मैं कम चार्ज करने में और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कई ट्रेनर्स का विजन होता है कि आई वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड आई वांट टू सर्व लिमिटेड कस्टमर्स एंड टेक देम टू दैट लेवल, तो फिर आपको ज़्यादा चार्ज करना चाहिए एंड कम लोगों के साथ काम करना चाहिए। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, डू यू वांट टू बिकम अ रोल्स रॉयस और डू यू वांट टू बिकम मारुति। हाई टिकट क्लाइंट का एक सीक्रेट? हाई टिकट क्लाइंट ट्रस्ट बेस पे ही क्लोज होता है, एंड दे आर वेरी पावरफुल क्लाइंट्स। मतलब मुझे लगता है दे आर सेल्फ अवेयर क्लाइंट्स, तो वहाँ पे वो सेल्स की मेथड्स नहीं चलती जो कि नॉर्मल लोगों के साथ चलती है। वहाँ सीधा उनको ये बताना होता है कि तुम्हें ये पैसा देना है और इस पैसे से तुम्हें ये चीज़ें मिल सकती है एंड इस तरह से मिलेगी। वंस दे अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेल, दे आर रेडी टू पे। तो हाई टिकट प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हो?
हाई टिकट प्रोडक्ट हर इंडस्ट्री का अलग हो सकता है। अगर कार सेगमेंट में जाओ तो आप 50 लाख से ऊपर की कार हाई टिकट है, और अगर आप नॉर्मल शैम्पू साबुन बेचने वाली कंपनी में जा रहे हो तो हो सकता है आपका 2,000 रुपये का साबुन आपका कोई हाई टिकट हो। सो आई थिंक हाई टिकट हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन। 7-स्टार होटल इज़ अ हाई टिकट, एंड फॉर मिडिल क्लास अगर आप टारगेटिंग कर रहे हो तो फिर 5-स्टार होटल इज़ हाई टिकट। सो हाई टिकट का डेफिनेशन आपके बिजनेस का अलग हो सकता है, बट अगर जैसे मेरे बिजनेस की लो आप तो 50,000 1 लाख रुपीज़ से अबाउ एनीथिंग विच यू सेल इज़ अ हाई टिकट। ठीक है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप सबसे ज़्यादा कौन सा टूल यूज़ करते हो? आई यूज़ ओनली वन टूल विच इज़ ट्रस्ट। तो मैं 30 दिन का फ्री प्रोग्राम करता हूँ, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं, एंड उन सबको जब ट्रस्ट आता है कि हाँ ये बंदा 30 दिन हमें फ्री में इतना सब कुछ सिखा गया, और फिर मेरा एक लाइन होता है आगे अगर कुछ भी सेल करना होता है, मैंने कहा जितना आप पैसा दोगे अगले प्रोग्राम का उतनी वैल्यू मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, नाउ यू डिसाइड टू कम। एंड उनमें से इतने बढ़िया कन्वर्जन्स होते हैं, बिना बेचे होते हैं, लंबी लंबी सेल्स पिच देने की ज़रूरत नहीं होती। जब कोल्ड कस्टमर आता है तो हमें 2 घंटे की सेल्स पिच लगती है, और जब इतनी अच्छी वैल्यू देने के बाद हमारे पास कस्टमर आता है तो हार्डली हमें 1 मिनट की सेल्स पिच देनी होती है। सो आई थिंक आई ऑलवेज यूज़ द फॉर्मूला वैल्यू 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 एंड देन सेल। सो मेनी पीपल जस्ट थिंक कि 15 मिनट की वैल्यू और फिर 2 घंटे की सेल। आई डोंट अग्री टू दिस। हालांकि मैंने दोनों ही फॉर्मेट में को अच्छे से मास्टरी किया है, एंड आई रियली इन्जॉय बोथ ऑफ देम। बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट यूज़ टू मेनी सॉफ्टवेयर्स, बट हर बिज़नेस के अलग ही होते हैं। जैसे अगर आप बहुत बड़ा बिज़नेस है तो CRM पे जाना ही चाहिए आपको। सॉरी, कस्टमर मैनेजमेंट के लिए CRM, बहुत बड़ा है तो वो ERP के ऊपर आपको जाना ही चाहिए, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो आई थिंक ERP इज़ द बेस्ट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड इस तरह के बिजनेसेस की बात कर रहे हो, और अगर हम जैसे बिजनेसेस की बात कर रहे हो सर्विस इंडस्ट्री से तो CRM एंड आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल। आपके इतने सारे मेंटीज हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उन सब स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए क्या यूज़ करते हो? वी यूज़ CRMs। CRMs, या ऑटोमेशन के लिए भी? ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे और टूल्स हैं, जैसे हमारा पेमेंट गेटवे अलग है। पेमेंट गेटवे से आपको पता ही है लैंडिंग पेज बनाने के लिए हम लोग कौन एंड आपस में इन सबको जोड़ने के लिए पेबली ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। फेलियर को कैसे सक्सेस बना सकते हैं? by learning from failure and by systematically understanding कि अभी रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक शुड नॉट हैपन, क्योंकि लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि सेम मिस्टेक हम बार बार करें और उसी से बार बार सीखें। लाइफ में अगर आप में से किसी को भी आगे बढ़ना है तो दूसरों की मिस्टेक से जल्दी सीखने की कोशिश करो। इसीलिए पहले केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ो ताकि आपके फेलियर के चांसेस को रिड्यूस किया जा सके। फिर भी अगर आप फेल हो जाओ वहाँ से सीखो और अगली बार वही मिस्टेक के कारण कभी फेल नहीं होना है। एक ऐसी हैबिट जो 10x ग्रोथ ला सकती है हर कैटेगरी में। मुझे लगता है सुबह 5 बजे उठ के अपने ब्रेन को और अपनी आत्मा को सबसे पहले खाना देने की आदत। पेट को हम दिन में 3 बार खाना देते हैं, बट ब्रेन और हार्ट को, अपने आत्मा को खाना देते ही नहीं है। इनको एक्टिवेट करने की आदत अगर सब ने डाल ली तो आई थिंक सुबह 5 बजे से 6 बजे 7 बजे तक का टाइम, आई थिंक इट शुड बी द टाइम फॉर योर सेल्फ। और इन सारी एक्टिविटीज़ को, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, इनको कभी भी शाम पे ना डालें, क्योंकि शाम आपकी नहीं है। कभी आप ट्रैफिक में अटकोगे, कभी अनवांटेड गेस्ट आएंगे, कभी आप थक जाओगे, कभी आपका एनर्जी लो होगा, कभी मूड ठीक नहीं होगा। सो आई थिंक मॉर्निंग इज़ योर्स, इवनिंग इज़ नेवर योर्स। बहुत कम लोग इवनिंग को कंट्रोल कर पाते हैं, बट मॉर्निंग हर आदमी के कंट्रोल में होती है। ऐसी बेस्ट बुक जो हर एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर और कोच या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको पढ़नी चाहिए? गुड टू ग्रेट, बिल्ड टू लास्ट, ये 2 बुक्स हर आदमी को, इवन स्टूडेंट्स तक को पढ़नी चाहिए। बिकॉज इन बुक्स में बताया गया है कि कैसे हैविंग अ ग्रैंड विजन कैन हेल्प यू अपलिफ्ट योर लाइफ एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी। हम सभी अपने आप को पुश करते हैं पैसा कमाने के लिए, बट पैसा कमाने के लिए पुश नहीं, पुल चाहिए। एंड पुल, जो अल्टीमेट पुल होगा वो विजन से आएगा। और ये दोनों किताबें समझाती है कि कैसे बड़ी से बड़ी कंपनियां जिनके पास विजन नहीं था वो फेल हो गई, और कैसे छोटी से छोटी कंपनी जिनके पास विजन था वो बड़ी से बड़ी मछली को भी ओवरटेक कर गई और हरा गई। आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है? या आई हैव रेड इट। उसका बेस्ट ऐसी कौन सी नॉलेज है जो आप देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि हर आदमी को अपनी एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हर वो खर्चा रोकना चाहिए जो खर्चा हो, हर वो खर्चा करना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट हो। तो आपके हिसाब से बिजनेस और स्केलिंग के लिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
ब्रेन में इन्वेस्टमेंट, खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आई एम द सेंटर ऑफ ऑल माई बिजनेसेस। अगर मेरे 5 बिजनेसेस है तो आई एम सेंटर। मेरा ब्रेन जितना ग्रो करेगा उतने ही मेरे 5 बिजनेसेस ग्रो करेंगे। कंपटीशन को बीट करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी? डिसरप्शन का मतलब है जो मुकेश भाई अंबानी ने की, कि उन्होंने टेलीकॉम में आना था, एयरटेल एंड आइडिया पहले से ही खाए हुए थे, वोडाफोन था। उन्होंने अचानक से ऐसी स्ट्रैटेजी ला दी कि डेटा फ्री, सब लोग डेटा का 1000 रुपये चार्ज कर रहे थे, 1 GB का या 100 रुपये चार्ज कर रहे थे। उन्होंने कहा डेटा फ्री, वो भी लाइफ टाइम डेटा फ्री, और मे बी 1 साल के लिए डेटा फ्री। सभी लोग दौड़ पड़े जियो की तरफ, एंड जियो के पास जब सारा मार्केट शेयर आ गया, जो बिल मेरा 5000 का आता था, 4000 का आता था, वो बिल आने लग गया 400 रुपये का जब उन्होंने पैसा लेना शुरू किया तब। तो आई थिंक एवरीबडी रिलाइड ऑन दैट स्ट्रैटेजी। और फिर जियो ने कहा ठीक है, हमें 4 कमाना तो 4 ही हज़ार है, लेकिन हम 1200 रुपये आपसे वाईफाई के राउटर के कमाएंगे। सो वाईफाई भी आज वहाँ का रिलायंस का ही आ रहा है घर पे। ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, एवरी सेकंड प्लेस आपके पास फ़ोन जियो का है, वाईफाई जियो का है, एंड और भी ऐसी 4-5 चीज़ें, जियो हॉटस्टार है। तो आई थिंक ये है ना लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। अगर आप देखो तो एप्पल के पास अगर एक कस्टमर चला गया और 1000 मतलब 1 लाख रुपए का फ़ोन लिया, जीवन भर में वो एप्पल को 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे के जाता है। ऐसे ही रिलायंस ने किया कि भैया फ्री में आ जाओ अंदर, लेकिन जीवन भर में या साल भर में आप हमें कम से कम 50,000 रुपये दे के जाओगे, वाईफाई का, फ़ोन चार्ज का, एंड मल्टीपल फ़ोन चार्ज घर में। तो आई थिंक पूरा कितना बड़ा मार्केट शेयर आ गया। और आज पता नहीं जियो ने क्या क्या लॉन्च कर रखा होगा, हमें तो कई चीज़ें पता भी नहीं होंगी, एंड वी आर यूजिंग। सो आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रैटेजी, डिसरप्शन। आप मार्केट डिस्टर्ब कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एब्सोल्युटली। एक माइंडसेट शिफ्ट जो हर बिजनेस को 0 से करोड़ तक लेके जा सकता है। थिंकिंग अहेड ऑफ योर टाइम। आई थिंक थिंकिंग मैं कहता हूँ बिजनेस भागने से नहीं होता, सोचने से होता है। इसीलिए सोचने का टाइम निकालें। हर 3 महीने में एक 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितना भी समय हो सके उतना समय निकालें और आराम से फ्री हो जाएं कई चीज़ों से, एंड फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लाइंट अट्रैक्ट करना टफ होता है बहुत लोगों के लिए, तो आपको क्या लगता है ये मिथ है या रियलिटी है? मुझे लगता है ये मिथ है, क्योंकि लोग सोचते कम हैं, लोग सीखते कम हैं, एंड लोग समझते कम हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कोई भी बिज़नेस बनाने के लिए, जब भी मैंने शुरू किया, मेरा बिज़नेस कोचिंग शुरू किया, तो पहले 10 कस्टमर थे मेरे पास, और उन 10 कस्टमर में हाईएस्ट वैल्यू डाली तो उन्हीं 10 ने मेरे को रेफरेंस दे के 100 कर दिए। जब मैं ऑनलाइन में गया तो जो मेरे पास शुरू में पहले वेबिनार में कस्टमर आए, वो जब हैप्पी हुए और उनके रिजल्ट आए तो धीरे धीरे लाखों लोग जुड़ते चले गए। तो आई थिंक दैट इज़ द वे। एक सेपरेट क्वेश्चन है, जैसे हमारी ऑडियंस में काफ़ी सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन कोच हैं और NLP कोच हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हो? और अगर उनको अपना हाई टिकट प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? मैं उन सबको कहूँगा यार, सबसे पहले ना मार्केट को सर्व करो, बिल्ड योर ओन पोजीशन, है ना। आज इंडिया के ट्रेनर्स को फॉरेनर्स की तरह नहीं करना चाहिए काम। फॉरेनर ट्रेनर्स का बिलीफ सिस्टम है कि आओ जल्दी से जल्दी पैसा कमाओ, ये ऑडियंस आपके सामने बैठी है, ये शायद वापस कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास, तो अभी का भी इनको बेचो और इस लेवल पे बेचो कि ये लोग फटाक से तुमसे इन्फ्लुएंस होकर पैसा दे दें। एंड मैंने जितने भी फॉरेनर ट्रेनर्स के 80% के कोर्सेज़ मैं कहूँगा किए हैं या दिए हैं या सीखे हैं या देखे हैं, उनके बेचने वाले प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और अंदर आप चले जाते हो तो वहाँ पे 50% भी वैल्यू नहीं होती, और पहले दिन से ही वो दूसरी और चीज़ बेचना शुरू कर देते हैं। मैं इंडियन ट्रेनर्स के लिए एक ही कहूँगा यार, पहले ना इंडिया को अगर अपलिफ्ट करना है तो ये मत सोचो कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। आई थिंक आपके सपनों को थोड़ा साइड में रखो। पैसा कमाना है रियल एस्टेट में चले जाओ, पैसा कमाना है कहीं और चले जाओ। ट्रेनिंग के फील्ड में सबसे पहली काम ये करो, ऐड एज मच वैल्यू टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। एंड जितनी ज़्यादा वैल्यू आप ऐड करोगे, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा ऊपर उठेगा। यू विल बी हेल्पिंग इन बिल्डिंग अ नेशन। एंड हाँ, फिर लोगों को बड़ी जेन्युइन तरीके से कि भैया अगले प्रोडक्ट में ये है, इतनी चीज़ें मैं सिखा पाऊँगा और इस तरह की चीज़ें ही मैं सिखाऊंगा। जो आप ऑथेंटिक हो वो आप बता दें, एंड देन यू विल सी हाउ मच कस्टमर्स विल लव यू। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे मैंने अभी तक कोई कमेंट नहीं पढ़ा जहाँ लोगों ने मेरे बारे में, जो मेरे को कस्टमर मेरे से सर्विस लिया है, उसने कभी मेरे लिए कुछ गलत लिखा हो। जो मुझे नहीं जानता, एक वेबिनार आया और उसने मेरी सेल्स पिच देख के मुझसे हेट करना शुरू कर दिया, वो बात अलग है उन लोगों की। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉलोड एंड इट हैज़ बीन गिविंग मी अ लॉट ऑफ रिटर्न्स।
पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, नाम सम्मान प्यार मोहब्बत मिलती है, जिससे कि हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है. सो गो स्लो, एड सो मच ऑफ वैल्यू, लव योर कस्टमर्स, फील देयर मनी एज योर मनी. हमेशा सोचें कि अगर आपने 100 रुपये कहीं दिए और आपको वैल्यू नहीं मिली तो हाउ डिड यू फील. बस इतना सा अगर हम फील करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी. सो सर्व द मार्केट. तो अगर किसी को आपकी वेबिनार ज्वाइन करनी हो या आपका कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे? सौरभ भाई, मेरे तो बहुत सारे फ्री सेशंस वगैरह होते रहते हैं, तो आई थिंक लोग हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट रह सकते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह पे कनेक्ट रह सकते हैं, और जो भी है पॉडकास्ट वगैरह आए उनके नीचे हमारी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से दे कैन गो टू आवर सोशल मीडिया और वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट होती है वंस इन व्हाइल. फेसबुक पे ऐड वगैरह काफ़ी होते हैं हमारे, एंड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू सो मच भरत सिंह जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. थैंक यू सौरभ भाई, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए. रियली अप्रिशिएट दोस्त. थैंक यू सो मच एवरीवन. देखते रहिए द सौरभ वर्मा शो. ओके, एंड जैसे हमने आज इनवाइट करा था ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते रहेंगे, एंड वी विल गिव मैसिव वैल्यू. प्लीज़ सब्सक्राइब. हैव अ ग्रेट डे.